तो आज से हम अपने इस वीडियो में अपने अगले साल आने वाले 2025 में 10वीं के यानी बिहार बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उसके मद्देनजर बनाया गया है ये हमारा मॉडल सेट, और इसी मॉडल सेट के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को आज हम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने इस वीडियो का 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए मॉडल सेट। पहला सवाल, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 4। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है अनंत। तो याद रखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या यानी कि अनंत हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा दूसरा सवाल, पाई फिल इन द ब्लैंक्स संख्या है। इसके लिए भी 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन हमारा ए परिमेय, दूसरा ऑप्शन बी हमारा अपरिमेय, तीसरा ऑप्शन सी है हमारा प्राकृत और ऑप्शन डी है पूर्णांक। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तीसरा सवाल है, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटे और 5 घंटे लगते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर से मिलने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन ए है हमारा 3 घंटे, ऑप्शन बी है 5 घंटे, ऑप्शन सी है 1 घंटा और ऑप्शन डी है 15 घंटे। तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक दौड़ रहे हैं, है ना। तीनों को एक चक्कर लगाने में 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा लगता है। अगर तीनों एक ही साथ दौड़ना शुरू करें तो वापस पुनः जो स्टार्टिंग पॉइंट था प्रस्थान बिंदु पर कितने देर बाद मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकाल लेंगे 1, 3 एवं 5 का। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 1 गुने 3 गुने 5 यानी कि 15 घंटा, यानी कि कितने देर बाद ये पुनः मिलेंगे, 15 घंटे के बाद मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, 3 + 2√5 एक फिल इन द ब्लैंक्स संख्या है। ऑप्शन है ए परिमेय, बी अपरिमेय,
सी पूर्णांक और डी प्राकृत। तो 3 + 2√5 कैसी संख्या? ये एक अपरिमेय संख्या है। आते 5वें सवाल में। 5वां सवाल है निम्न में कौन अपरिमेय है? ऑप्शन ए है 3/5, ऑप्शन बी है √16/4, ऑप्शन सी है √2/5 और ऑप्शन डी है √125/9। ध्यान से देखेंगे तो ये 3/5 p/q के रूप में परिमेय है। जब इसको भी निकालेंगे तो ये 4/2 निकल जाएगा, यानी 2 आ जाएगा पूरे। ये भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन इस 2 का हम कुछ नहीं कर सकते। √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय के साथ अगर भाग दे तो ये अपरिमेय ही रहेगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है। अगर इसको भी देखना चाहें तो 25 का वर्गमूल 5 और 9 का 3, ये भी 5/3 आ जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है, यानी कि √2/5 एक अपरिमेय संख्या है। आते क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा यानी कि HCF कितना होगा? या ध्यान देंगे हमें किसका मौसा यानी कि HCF पूछा है। तो भाज्य और अभाज्य का ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 6। तो ध्यान देंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। अगर इनका HCF निकाले तो 2 से ये 4 ही कट जाएगा 2 बार में, यानी HCF आ गया 2, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है। आते क्वेश्चन नंबर 7 में। 7वां सवाल है हमारा यदि बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक a, b हो तो ab का मान होगा ऑप्शन है ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी -5, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी -2। देखिए जरा हमें बहुपद दिया गया है, बहुपद है हमारा x² - 2x + 5, यानी यहां से यदि हम चाहें तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू 5। हमें बोला गया शून्यक ए बी है और a इंटू बी कहने का मतलब अगर a और b शून्यक है तो ये शून्यकों का गुणनफल, यानी हमें निकालना क्या है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल हमने क्या पढ़ा है, शून्यकों का गुणनफल अगर इसके शून्यक अल्फा a b हैं तो a इंटू बी शून्यकों का गुणनफल बराबर हमने पढ़ा है -c/a और -c के जगह है हमारा -2 और a के जगह है हमारा 1, तो +2 हो गया हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन सी सही है। तो 7वें के बाद आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? द्विघात है तो 2 घात यानी कि 2 होंगे। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 4। तो हम बोले घात पर निर्भर करता है शून्यकों की संख्या। द्विघात यानी 2 घात है तो शून्यक भी 2 होंगे, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है बहुपद
एक्स क्यूब नहीं वाई क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y और प्लस 1/2 का घात है। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 3/2। तो अधिकतम घात को ही बहुपद का घात कहते हैं, तो यहां अधिकतम घात 3 है तो इस बहुपद का घात 3 हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। हमारा 10वां सवाल कह रहा है निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। ऑप्शन ए x बराबर 2 और y बराबर 1, ऑप्शन बी x बराबर 1 और y बराबर 1, ऑप्शन सी x बराबर 2 और y बराबर 2 और ऑप्शन डी x बराबर 3 और y बराबर 1। चलिए जरा हल करते हैं। तो हमारा समीकरण है दो समीकरण दिया गया है। पहला है x माइनस 2y बराबर 0 और दूसरा है हमारा 3x प्लस 4y बराबर 10। तो विलोपन विधि से ही हल कर लेते हैं। विलोपन विधि से हल करने के लिए पहले बराबर करना होता है। हम यहाँ y को बराबर कर रहे हैं, तो y को बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना कर दिया, इसमें 1 से। तो समीकरण अब हम ऑब्जेक्टिव बना रहे, तो ये लिखने का जरूरत तो है नहीं, अब याद रखना है केवल, है ना, कि चलिए लिख ही लेते हैं। तो समीकरण 1 में हमने गुना किया है 2 से, और साइन की बात करें तो साइन अलग अलग है तो जोड़ लेंगे। समीकरण कितने में गुना करना है? 2 में गुना करना है 1 से। चलिए गुना कर देते हैं। 2 में x से गुना किया 2x, 2 में 2 से गुना किया 4y और 2 में 0 से गुना किया 0। 1 से गुना किया तो सेम टू सेम 3x प्लस 4y बराबर 10, माइनस 4y और प्लस 4y कट गया, जोड़ना है तो 2x और 3x मिल करके 5x और 10 और 0 मिल करके 10। 5 से 10 कटा 2 बार में, यानी कि x का मान आ गया यहाँ से हमारा 2। और जैसे ही x का मान 2 आया, x का मान रख लेंगे समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है? तो समीकरण 1 है हमारा x माइनस 2y बराबर 0। तो x के जगह 2 माइनस 2y बराबर 0। तो अगर इस 2 को उधर ले जाएं तो ये भी -2 बन जाएगा। माइनस से माइनस खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी कि y का मान आ गया 1। यानी कि इस तरह हमने लाया x बराबर 2 और y बराबर 1। x बराबर 2 और y बराबर 1 हमारा ऑप्शन ए है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। आते हैं हम अपने अगले सवाल, यानी कि 11वें सवाल में। 11वां सवाल है समीकरण निकाय। समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 कॉमा 5x प्लस ky बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए, के अनगिनत हल होने के लिए k का मान है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 20। तो चलिए जरा देखते हैं। अनेक हल होना है तो हम पहले समीकरणों को लिख लेते हैं। तो समीकरण हमारा x प्लस 2y बराबर 3, ये है हमारा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है हमारा 5x प्लस ky बराबर 15। यहाँ से हम a1 a2 b1 b2, जब हम c1 c2 का मान लिख लेते हैं तो a1 का मान 1, b1 का मान हमारा 2। और अगर इसको हम समीकरण के रूप में लिखना चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। इसको हम बनाएंगे समीकरण 1। और हमारा दूसरा समीकरण 5x प्लस ky बराबर 15, इसको 15 को भी इधर ले आएंगे तो ये बना हमारा 5x प्लस ky माइनस 15 बराबर 0।
यहाँ से हम a1 का मान लिखेंगे तो a1 का मान 1, b1 का मान 2 और c1 का मान -3, a2 का मान है 5, b2 का मान है k और c2 का मान है -15। अब हमें अनगिनत हल होने का कहा गया है, तो अनगिनत हल होने का शर्त याद होना होगा। तो अनगिनत हल होने का शर्त क्या है? तो अनगिनत हल होने के लिए शर्त है सर a1/a2 इक्वल होना चाहिए, b1/b2 इक्वल होना चाहिए c1/c2 के। चलिए जरा मानों को रख लेते हैं। तो a1 के जगह 1, a2 के जगह 5, b1 के जगह 2, b2 के जगह k, c1 के जगह -3 और c2 के जगह -15। चलिए जरा अगर गौर से देखेंगे तो ये भी कट के 1/5 आ जाएगा, यानी किसी भी दो को हम इक्वल करें तो हमारा k का मान आ गया। चलिए इन्हीं दोनों को अगर इक्वल कर लेते हैं, यानी 1/5 बराबर 2/k और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ से k का मान आ गया हमारा 5 × 2 यानी कि 10, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही है। 11 के बाद आते हैं हम अपने 12वें सवाल में। 12वां सवाल है, यदि 2 का पावर x प्लस y बराबर 2 का पावर x माइनस y बराबर √8, तो y का मान है, तो y का मान है। चलिए जरा ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन बी है 3/2, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। चलिए जरा हल करते हैं। तो हमारा पहला समीकरण के लिए हमें दिया क्या गया? हमें दिया गया है 2 का पावर x प्लस वाई, ये √8 के बराबर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर x प्लस वाई बराबर 2 का पावर, ये जो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब लिखे 8 को और रूट का मतलब 1/2, यानी ये हमारा बन गया 2 का पावर x प्लस वाई बराबर 2 का पावर 3/2। पावर के ऊपर पावर गुना हो जाता है, बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होना चाहिए, यानी यहाँ से हमारा पहला समीकरण बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 3/2। सेम हमें आगे दिया गया है 2 का पावर x माइनस वाई बराबर भी √8, इसको भी हम लिख सकते हैं 2 का पावर x माइनस वाई बराबर 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब और रूट का मतलब होता है पावर 1/2, पावर गुना हो गया, यानी कि 2 का पावर x माइनस वाई बराबर 2 का पावर को गुना कर देंगे तो 3/2, बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होना चाहिए, यानी यहाँ से हमारा दूसरा समीकरण बना x माइनस वाई बराबर 3/2। अब हमें y का मान पूछा है, y का मान पूछा है यानी कि हमारे पास y होना चाहिए, x को हटा देंगे। चलिए जरा अगर बहुत तेजी में बनाना चाहेंगे तो इस प्रकार भी हम सोच सकते हैं कि अगर y का मान पूछा है तो y होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? x नहीं होना चाहिए। तो x कब नहीं होगा? अगर हम इस x को ही विलुप्त कर दें। तो x को विलुप्त करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो हम यहाँ ये देख लिए ये दोनों बराबर है सर, इन दोनों को बराबर है, तो घटाने के लिए x को क्या करना होगा? हमको हटाने के लिए इसको माइनस करना होगा, क्योंकि साइन दोनों का सेम है। तो हम यहाँ y का मान निकालने के लिए कुछ नहीं कर रहे, बस सिंपली समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दे रहे हैं। तो समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 3/2 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 3/2। साइन हो जाएगा चेंज, यानी ये हो गया हमारा माइनस, ये हो गया हमारा प्लस और ये हो गया माइनस। प्लस x और माइनस x कट गया, 3/2 और 3/2 कट गया, ये प्लस का y मिल करके 2y बराबर 0, यानी यहाँ से अगर हम y का मान देखें तो 0/2 यानी कि 0, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है। आते हैं हम अपने अगले सवाल यानी कि 13वें नंबर सवाल में। 13वां सवाल है 2 चढ़ में 2 एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हों तो हलों की संख्या है
ऑप्शन ए सिर्फ 1, ऑप्शन बी कोई हल नहीं, ऑप्शन सी अनंत हल और ऑप्शन डी 2। अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो कितने हल होते हैं? केवल 1 होते हैं, यानी सिर्फ 1 हो जाएगा हमारा आंसर। आते क्वेश्चन नंबर 14 में। 14वां सवाल कह रहा है यदि समीकरण kx माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल ना हो, तो ऑप्शन ए है हमारा k इज इक्वल टू -10, ऑप्शन बी है k इज इक्वल टू -5, ऑप्शन सी है k इज इक्वल टू -6 और ऑप्शन डी है k इज इक्वल टू -15। चलिए जरा कोई हल नहीं बोला गया है, जरा समीकरणों को देखते हैं। समीकरण है हमारा kx माइनस 5y बराबर 2, 2 को इधर ले आएंगे यानी kx माइनस 5y माइनस 2 बराबर 0, ये हमारा पहला समीकरण। और हमें दिया गया है 6x प्लस 2y बराबर 7 यानी कि 6x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0, ये हमारा दूसरा समीकरण। a1 का मान k है, b1 का मान -5 और c1 का मान -2, a2 का मान 6, b2 का मान प्लस में 2 और c2 का मान -7। हमें कहा गया है कोई हल ना हो, तो कोई हल ना होने का शर्त याद रखना होगा हमें। कोई हल ना होने का शर्त क्या है? तो कोई हल ना होने का शर्त है a1 बाई a2 बराबर होना चाहिए b1 बाई b2 के, और ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए c1 बाई c2 के। चलिए जरा मानों को रखते हैं, तो a1 के जगह k, a2 के जगह 6 बराबर b1 के जगह -5 और b2 के जगह 2, c1 के जगह -2 नॉट इक्वल है यहाँ, और c2 के जगह -7, माइनस माइनस काट दिए। अब हमें अगर ऑप्शन को देखें तो केवल इक्वल वाले हैं, तो हम भी केवल इक्वल वालों को साथ में लेकर चलते हैं, यानी इक्वल वाले बात करें तो ये दोनों, यानी कि k/6 इक्वल टू -5/2, 2 से 6 को काट दिया, 3 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो यहां से k का मान आ गया -15, k का मान -15 यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आते हैं हम अपने अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 में। हमारा 15वां सवाल है यदि 2x प्लस 3y बराबर 12 और 3x माइनस 2y बराबर 5, तब ऑप्शन है ऑप्शन ए x बराबर 2 और y बराबर 3, ऑप्शन बी x बराबर 2 और y बराबर -3, ऑप्शन सी x बराबर 3 और y बराबर 2 और ऑप्शन डी x बराबर 3 और y बराबर में -2। चलिए जरा हल करते हैं। तो सवाल है हमारा दो समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 12, ये हमारा समीकरण 1, और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर 5, ये हमारा दूसरा समीकरण। हल करने का मतलब यानी x और y का मान निकालना है। चलिए विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। विलोपन विधि से हल करने के लिए बराबर करना होगा, बराबर करने के लिए हम इस समीकरण को 2 से गुना करते हैं और इस समीकरण को 3 से। ऐसा करने पर y वाले टर्म बराबर हो जाएंगे, और y वाले टर्म के साइन की बात करें तो साइन अलग अलग है, तो ये समीकरण जुड़ जाएंगे, यानी कि समीकरण 1 में गुना कर रहे हैं 2 से और जोड़ दे रहे हैं समीकरण 2 और इसमें 3 से गुना करके। चलिए जब 2 से गुना किया 2 में तो 4x, 2 में 3 से गुना किया 6y, 2 में 12 से गुना किया 24, 3 में 3 से किया 9x,
3 में 2 से किया 6y और 3 में 5 से किया तो 15 जोड़ना है। तो ये प्लस 6y माइनस 6y कट गया और 9x और 4x मिलकर के 13x और यहाँ 25 और 15 जुड़ करके 39, 13 से ये 39 कट गया 3 बार में, यानी कि x का मान आ गया हमारे पास 3। अब इस x का मान को समीकरण 1 में रख लेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 12, यानी यहाँ x की जगह 3 रख लेते हैं तो 2 गुना 3 प्लस 3y बराबर 12, यानी कि 6 प्लस 3y बराबर 12। तो यहाँ से अगर हम 3y के बारे में बात करें तो 12 और ये प्लस का 6 इधर आ गया माइनस 6, यानी 3y बराबर 12 में से 6 घटाया तो 6, 3 से काट दिया 2 बार में, यानी y का मान आ गया 2। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए हमें आया है x बराबर 3 और y बराबर 2, जो कि हमारा ऑप्शन सी है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है। आते हैं हम अपने अगले सवाल, यानी कि सवाल नंबर 16 में। 16वां सवाल है हमारा, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 के -2 बराबर 0 के मूल हो, मूल यानी कि शून्यक यानी अल्फा बीटा मूल हो, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान होगा। ऑप्शन है ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी -1/√2, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 2। तो जरा समीकरण को देख लेते हैं। समीकरण है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, यानी ए का वैल्यू 1, बी का भी वैल्यू 1 और सी का वैल्यू -2। तो हमें पूछा है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान। अगर एलसीएम निकाल ले अल्फा और बीटा का, तो ये अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा को 1 से गुना किया तो बीटा, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा को 1 से गुना किया अल्फा। अब ये बीटा प्लस अल्फा लिखे या अल्फा प्लस बीटा लिखे, बात तो सेम है। और नीचे अल्फा इंटू बीटा, याद करिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग, यानी कि मूलों का योग। फॉर्मूला हमने पढ़ा है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यानी कि c/a। 4 नंबर डिवाइड के फॉर्म में इसकी हम क्या करेंगे 1/2, 4 वाले नंबर को ऊपर कर देंगे, 3 वाले को नीचे, a से a कट गया, यानी फाइनल हमारा आया -b/c। अगर मानों की बात करें तो -b का मान है 1 और c का मान है हमारा, c का भी मान है हमारा 1, c का मान है हमारा -2, माइनस से माइनस कट गया यानी 1/2, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। तो 16 के बाद आते हैं अपने अगले क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 में। 17वां सवाल हमारा कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? ऑप्शन है ए 4x प्लस 6 बराबर 0, ये तो बिल्कुल नहीं है, एक घात ये है। दूसरा है ऑप्शन हमारा ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c। तीसरा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी है x इंटू एक्स प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर, और ऑप्शन डी है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2। जरा गौर से देखते हैं, तो ये तो सबसे पहले कैंसिल हो गया, ये हमारा द्विघात समीकरण है। अगर यहाँ बात करते हैं ऑप्शन सी की, तो x में x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर को काट देगा, यानी ये भी लीनियर बन जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ कर भी सकते हैं, ये क्या है x इंटू
x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर लिखा गया है, तो अगर हम x को x से गुना कर दे तो x स्क्वायर, x को 3 से गुना कर दे तो 3x और इस साइड x स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर बराबर 1, 3x बराबर 1 आ गया। तो इस प्रकार ये भी एक रैखिक समीकरण हो गया। अगर इसकी बात करें ऑप्शन डी की, x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की, तो इस x स्क्वायर के नीचे 1 है और इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक से एक्स स्क्वायर वर्ग में एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर गुना किया, एक्स का पावर 4 प्लस 1 बराबर 2। अब यहाँ पावर 4 आ गया है, यानी ये तो 4 घात वाला हो गया समीकरण। हमें पूछा द्विघात समीकरण, यानी केवल हमारा ऑप्शन बी है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 की 18वां सवाल है हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक होगा। ऑप्शन ए है -4, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है -8 और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। चलिए जरा विवेचक पूछा गया यानी कि डी का मान पूछा गया, तो सबसे पहले तो हम समीकरण को देख लेते हैं। हमारा समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, यानी ए का मान हमारा 2, बी का मान -4 और सी का मान 3। विवेचक यानी कि डी पूछा गया। विवेचक डी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी b के जगह -4 का स्क्वायर, -4 a के जगह 2 और c के जगह 3, तो -4 का स्क्वायर आ गया प्लस 16 और -4 दूनी 8 और 8 को 3 से गुना किया तो 24, 16 में से 24 को घटाया -8, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है। आते हैं हम अपने अगले सवाल यानी कि सवाल नंबर 19 में। सवाल 19वां सवाल हमारा है एपी 4, 10, 16, 22, 28 डॉट 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 का सार्वंतर होगा, का सार्वंतर होगा। ऑप्शन है ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 8। सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस एपी में, यानी सभी पदों को अगर बाद वाले पद को पहले वाले पद से घटाएं तब सार्वंतर मिलता है। अब चूंकि एपी दिया गया है तो हम सार्वंतर यानी कि डी निकालने के लिए ये हमारा, अगर हम बात कर ले, अगर एपी को लिख ही लेते हैं एक बार, 4, 10, 16, 22, 28 इस प्रकार का हमारा एपी दिया गया। तो पहला पद हमारा A1, दूसरा पद A2, तीसरा A3, चौथा A4, पांचवा A5। हमको सार्वंतर पूछा गया है। सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, यानी कि D बराबर हमने पढ़ा है A2 माइनस A1, यानी कि जब हम 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? ए है 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट, बी है -10, -6, -2, 2 डॉट डॉट डॉट, सी है 3, 5, 4, 2 डॉट 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 और ऑप्शन डी है √3, √6, √9, √12 डॉट डॉट। इस प्रकार से एपी होने के लिए सार्वंतर समान होना चाहिए, यानी बाद वाले पद में से पहले वाले को घटाएं तो सेम आना चाहिए। अगर यहाँ घटाते हैं तो 4 में से 2 घटाया 2, लेकिन जब 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, ये तो अलग अलग आ गया, यानी ये एपी नहीं है। अब अगर यहाँ बात करते हैं -6 में से 10 को घटाते हैं, फिर से हम यहाँ आपको रफ करके दिखा रहे हैं। -6 में से अगर हम -10 को घटाएं तो -6 घटाने के लिए माइनस और घटाना है -10 में से, यानी -6 प्लस 10, ये हमारा आ गया 4। अगर फिर से बात करें इन दोनों को भी घटाकर तो -2 में से अगर घटाएं -6 को, यानी -2 प्लस 6, ये भी आ जाएगा 4। अगर तीसरी बार भी चेक करें तो ये 2 घटाने के लिए माइनस, और किस में से घटाना है हमें? पहले वाले पद यानी -2 में से, यानी 2 और 2 मिल करके हो गया 4। सार्वंतर इसमें सेम आ गया, यानी ये वाला जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, ये एपी है। अगर
तीसरे की बात करें तो 5 में से 3 घटा रहे हैं तो 2, और 4 में से 5 घटा रहे हैं तो -1। ये AP हमारा नहीं है। यहाँ √6 में से √3 घटेगा ही नहीं, और अगर √9 में से √6 को भी घटाएं तब भी सेम नहीं आता, यानी कि हमारा ऑप्शन बी ही है जो AP बना रहा है। आते हैं हम अपने अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 में। तो हमारा 21वां सवाल है कि यदि AP का प्रथम पद, यदि AP का प्रथम पद A और सार्वंतर D हो तो nवां पद निम्नलिखित में कौन होगा? जरा ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन ए है हमारा A + n-2 × D, ये फॉर्मूला नहीं है। ऑप्शन बी है हमारा A + n-1 × D। ऑप्शन सी है हमारा A + ND, और ऑप्शन डी है हमारा A - n-1 × D। जरा याद करेंगे, अगर प्रथम पद A और सार्वंतर D हो तो nवां पद यानी an का फॉर्मूला बनता है A + n-1 × D। अब हमसे आगे अपना अगला सवाल में बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 में कहा गया है कि AP दिया गया हमें 5, 7, 9, 11 ... के 7वां पद का मान होगा, के 7वां पद का मान होगा। ऑप्शन दिए गए हमें। पहला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन A 20, ऑप्शन B 25, ऑप्शन C 17 और ऑप्शन D 35। तो जरा देखते हैं, 7वां पद पूछा यानी कि A7 पूछा गया हमसे, तो हल कर लेते हैं। A का मान हमारा यहाँ पर 5 है, और अगर D निकालना चाहें तो A2 - A1 यानी कि 7 में से 5 घटाया तो 2। हमसे 7वां पद पूछा यानी कि A7, और इस A7 को हम लिख सकते हैं A + 6D। 7 में से 1 घटा दिया, 6 बन गया, यानी A की जगह हमारा 5 और प्लस 6 × D की जगह हमारा 2, यानी कि 5 + 6 × 2 12, 12 और 5 को जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। 17 हमारे ऑप्शन सी में है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है। आते हैं हम अपने अगले सवाल यानी कि 23वें सवाल में। 23वां सवाल हमारा पूछा, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ऑप्शन है ऑप्शन ए 2:3, ऑप्शन बी 4:9, ऑप्शन सी 16:81 और ऑप्शन डी 81:16। तो याद करेंगे हम थ्योरम हमने पढ़ा है थ्योरम में कि दो समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी संगत भुजा 4:9 में है तो क्षेत्रफल जो है वो 4 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के अनुपात में होगा। 4 का स्क्वायर 16, 9 का 81, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है। आते हैं हम अपने अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 में। हमारा 24वां सवाल है, त्रिभुज एबीसी में AB एवं AC
के मध्य बिंदु AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार हैं कि DE समांतर BC तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तब DE का मान होगा चलिए जरा ध्यान से देखते हैं। ऑप्शन दिया गया हमें, ऑप्शन ए हमारा 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 4 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 2 सेंटीमीटर। तो हल देखते हैं इसका जरा। कहा क्या हमें कि एक त्रिभुज हमारा है ABC, ABC और इस ABC के मध्य बिंदु यानी कि बीच वाले, जिसको आधा आधा में बांटेंगे, ये है D और E। इस प्रकार है कि ये DE और ये BC समांतर हैं। हमें BC का मान दिया गया है 8 सेंटीमीटर और इस DE का मान पूछा गया है। तब हम लोग करते क्या है, हम आ जाते हैं दोनों त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में। अगर इन दोनों त्रिभुज में बात करें हम, तो ध्यान से अगर देखें तो इस ADE में भी A आ रहा है, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, उभयनिष्ठ दोनों में है। और चूंकि ये दोनों समांतर रेखा है तो एंगल D बराबर होगा एंगल B के, यानी एंगल D बराबर एंगल B। क्यों भाई, संगत कोण होंगे। और संगत कोण क्यों होंगे, क्योंकि हमारे पास मालूम है कि हमारा DE जो है इस समांतर है BC के। और सेम बात यहां भी, हमारा एंगल E जो है ये बराबर होगा एंगल C के। ये भी सेम बात, ये भी संगत कोण है सर। क्यों संगत कोण है सर, क्योंकि DE पैरेलल टू BC है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं AAA सर्वांग समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, यानी कि त्रिभुज ADE समरूप हो गया त्रिभुज ABC के। और हम पढ़े हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात सेम होता है ना। यानी इसके कारण यहाँ क्या हो जाएगा हमारा संगत भुजाओं का अनुपात, यानी अगर इधर से AD लें तो यहाँ से AB ऊपर लिख लेते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। यानी कि हमारा AD बटा AB बराबर होगा DE बटा BC बराबर होगा AE बटा AC के। अब इन्हीं दोनों का अगर बात कर लें तो AD बटा में AB बराबर DE बटा में BC। अब जरा ध्यान देंगे, हमें क्या कहा गया था कि ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब ये दोनों आधा आधा होंगे, यानी हम इस AB को चाहें तो 2AD लिख सकते हैं, है ना। 2 AD मिलकर के एक AB बना लेंगे क्योंकि मध्य बिंदु है। तो चलिए जरा AB के जगह ही हम 2AD लिख देते हैं। DE का मान तो हमें निकालना ही है और BC का मान हमें 8 दिया गया है। AD से AD को काट दिया, 2 से इस 8 को काट दिया, 4 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो DE का मान आ गया 4 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन C सही है। चलिए आते हैं अगला सवाल, यानी कि सवाल नंबर 25 में। 25वां सवाल है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AC बराबर BC और AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तब एंगल C बराबर कितना होगा, यही पूछा गया है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन A
30 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री और ऑप्शन डी 90 डिग्री। चलिए जरा हल करते हैं। हमें दिया क्या गया है? हमें दिया गया है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखेंगे, इसी को हम ये ऐसा तो लिख सकते हैं ना, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर, है ना, 2 बार AC स्क्वायर लिख दिया। अब हमें मालूम है AC बराबर BC है, तो एक AC के जगह BC लिख देते हैं, यानी कि AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो अगर इसका हम फोटो बनाए तो ये कुछ एक मिनट AC के जगह BC लिख रहे हैं, तो यहाँ BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस फोटो को अगर बना लेते हैं तो AB का स्क्वायर, यानी कि सबसे बड़ी भुजा इस AB, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C। तो हमने पढ़ा है कि अगर बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजा के वर्गों के बराबर हो तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण, यानी कि इस AB के सामने वाला कोण, यानी कि कोण C 90 डिग्री होता है। और हमसे एंगल C का ही मान पूछा गया, यानी कि एंगल C बराबर हमारा 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26वां सवाल है हमारा, किसी त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर 90 डिग्री, BC बराबर 13 सेंटीमीटर, कॉमा AB बराबर 12 सेंटीमीटर, तो निम्न में से AC का मान है। ऑप्शन A है 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन B है 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन C है 5 सेंटीमीटर और ऑप्शन D है 6 सेंटीमीटर। जरा गौर से देखते हैं, हमें क्या कहा गया कि एक त्रिभुज ABC की बात करें, इसका कोण A समकोण है। यहाँ A लिख दिया हमने, यहाँ B लिख देते हैं और यहाँ C लिख देते हैं। BC बराबर 13, यानी कर्ण हमारा 13 आ गया। AB बराबर 12, यानी ये हमारा 12 है। हमसे AC का मान पूछा गया। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। तो H के जगह 13 का स्क्वायर बराबर P के जगह 12 का स्क्वायर और प्लस B का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144 प्लस B स्क्वायर 144 को इधर ले आएंगे तो 169 माइनस 144 बराबर हमारा B स्क्वायर, यानी कि 25 बराबर B स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं B स्क्वायर बराबर 25, स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो B बराबर √25, यानी कि B का मान आ गया 5 और B हमने माना था AC को, यानी कि AC बराबर हमारा आ गया है 5 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा 5 सेंटीमीटर ऑप्शन C में है, यानी कि हमारा ऑप्शन C सही है। आते हैं हम अपने अगले सवाल, यानी कि 27 नंबर में सवाल है त्रिभुज ABC में BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया है। जिससे एंगल ACD बराबर 110 डिग्री तथा BAC बराबर 57 डिग्री, तो कोण ABC का मान होगा ऑप्शन है A 53 डिग्री, ऑप्शन B ऑप्शन C 33 डिग्री और ऑप्शन D 123 डिग्री। जरा देखते हैं, हल करते हैं इसको। हमें कहा गया त्रिभुज ABC में, तो चलिए इसे एक त्रिभुज बना लिया ABC, इसका नाम A लिख दिया, इसका B, इसका C। आगे कहा BC को हम D बिंदु तक बढ़ा दिए, चलिए बढ़ा दिया D बिंदु तक, जिससे एंगल ACD ये बाहर वाला कोण हमारा 110 डिग्री, BAC यानी ये वाला कोण है हमारा 57 डिग्री। तो हमसे पूछा एंगल ABC का मान, ABC यानी इस छोटे वाले का मान पूछा है हमसे।
तो याद कीजिए 9th क्लास में हमने थ्योरम पढ़ा था कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण, जो बहिष्कोण है उसका मान दो सुदूर यानी दूर वाले दो अंतःकोणों के जोड़ के बराबर होता है, यानी कि एंगल ACD का जो मान है ये बराबर होगा इन दोनों कोण के जोड़ के, यानी कि एंगल BAC प्लस एंगल ABC के। चलिए जरा मान रख देते हैं, तो ACD की जगह 110, BAC की जगह 57 और प्लस ABC। तो अगर एंगल ABC का मान यहां से हम निकालना चाहेंगे तो 110 डिग्री माइनस 57 डिग्री यानी कि 53 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो गया इस सवाल के लिए। आते हैं हम अपने अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 पर। हमारा 28वां सवाल है, बिंदु टू थ्री की दूरी मूल बिंदु से होगी। मूल बिंदु से हमें एक बिंदु की दूरी पूछी है। ऑप्शन दिया गया है हमें, ऑप्शन ए है हमारा 2, ऑप्शन बी है 2√3, ऑप्शन सी है √13 और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो मूल बिंदु से दूरी पूछा है, यानी हमारा पहला बिंदु, मूल बिंदु को O मान लेते हैं, ये 0 0 होगा, और दूसरे इस बिंदु को हम A मान लेते हैं जिसका नाम 2 3 दिया है। तो ये हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी यानी OA पूछा गया हमसे। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र से हमने पढ़ा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए जरा x2 के जगह है हमारा, x2 के जगह हमारा 2 माइनस x1 के जगह 0 का स्क्वायर और प्लस y2 के जगह 3 माइनस y1 के जगह 0। 2 में से 0 घटाए तो 2 का स्क्वायर, 3 में से 0 घटाए तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, जोड़ा तो √13, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है। 28 के बाद आते हैं 29 नंबर सवाल में। 29वां सवाल है हमारा, बिंदु 4 - 3 किस चतुर्थांश में है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय और ऑप्शन डी है चतुर्थ। तो पहला माइनस, दूसरा प्लस, नहीं पहला प्लस x प्लस में और y माइनस में, x प्लस और y माइनस में चतुर्थ चतुर्थांश में, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। आते हैं अपने 30वें सवाल में। 30वां सवाल है हमारा A 01, B 05 और तथा C 3 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 4। चलिए जरा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज में ए का मान हमें दिया गया है 0 और 1, यानी ये हमारा x1 y1, b 05 ये हमारा x2 y2 और c 3 4 ये हमारा x3 y3। इस त्रिभुज ABC का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2।
चलिए जरा मानों को रखते हैं, तो 1/2 x1 के जगह हमारा 0, y2 के जगह पर 5 माइनस y3 के जगह पर 4, x2 के जगह पर 0, y3 के जगह पर 4 और माइनस y1 के जगह पर 1, x3 के जगह पर हमारा 3, y1 के जगह 1 और माइनस y2 के जगह पर में 5। चलिए जरा हल करते हैं, तो 1/2 ये चाहे कुछ भी आ जाए 0 ही हो जाएगा, 0 से गुना हो गया कुछ भी हो जाए 0 ही हो जाएगा। 1 में से 5 गया तो -4 और -4 को जब 3 से गुना करेंगे तो -12, यानी 1/2 गुना में -12 ये आ गया -6। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक तो हो नहीं सकता, लिख देते हैं यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी जो वैल्यू आया हमारा वही प्लस में हमारा वैल्यू हो जाएगा, यानी कि इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया 6 वर्ग इकाई। अब 6 जो है वो हमारे ऑप्शन सी में है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। तो अपने इस वीडियो में हमने आज 30 MCQ सवालों को किया। अपने आने वाले वीडियो में मॉडल सेट 1 से ही रिलेटेड और क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।